इंसानी तारीख में ना कुछ ऐसे राज हैं जिन्होंने हमें सदियों तक उलझाए रखा। आज हम एक ऐसी ही तिबी पहेली को खोलेंगे। एक ऐसा केस जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था, जिसने लाखों जानें लीं और जिसका मुजरिम हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल था। ये कहानी है मलेरिया की। तो सोचें, 2000 साल से ज्यादा अरसे तक इस जानलेवा बीमारी के पीछे सबसे बड़ा शक किस पर था? उस चीज पर जिसे लोग हर रोज सांस के जरिए अंदर लेते थे, यानी बुरी हवा। ये माना जाता था कि दलदली इलाकों की जो जहरीली हवा है ना, वही इस बीमारी का सबब बनती है, और इसीलिए इसे नाम दिया गया मलेरिया, यानी बुरी हवा। अच्छा, तो चलें इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। उस दौर की जो तफ्तीशकार थे, यानी डॉक्टर्स और आम लोग, उन्होंने कुछ बड़ी अहम चीजें नोट की। उन्होंने देखा कि ये बीमारी दलदली इलाकों में ज्यादा है और इसमें बार बार सर्दी और बुखार होता है। लेकिन फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। जब कुछ लोगों ने जानबूझकर दलदल का पानी पिया तो उन्हें मलेरिया हुआ ही नहीं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि पानी का इसमें कोई कसूर नहीं था। तब सवाल यह था कि अगर पानी और हवा दोनों ही मुजरिम नहीं थे, तो फिर ये पुरस्रार कातिल था कौन जो नजर भी नहीं आ रहा था? इस मुअम्मा को हल करने के लिए अब सिर्फ अंदाजों से काम नहीं चलना था, एक मुनज़्ज़म तरीके की जरूरत थी। और बस यहीं पर हमारे साइंसी सुराग रसां अपना सबसे ताकतवर औजार इस्तेमाल करते हैं, यानी हयातियाती तरीक़ाकार। ये सिर्फ कुछ उसूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंतकी फ्रेमवर्क है जिसने इस केस को हल करने में मरकजी किरदार अदा किया। ये तरीक़ाकार 4 सीधे सादे मराहिल पर काम करता है। पहला, मुशाहिदा, यानी आप गौर से देखते हैं कि हो क्या रहा है। दूसरा, उस मुशाहिदे की बुनियाद पर आप एक मफरूज़ा या एक आजमाइशी ख्याल पेश करते हैं। तीसरा, आप उस ख्याल से एक मंतिकी नतीजा निकालते हैं। और चौथा, आप उस नतीजे को जांचने के लिए एक तजुर्बा करते हैं। चलें देखते हैं कि ये तरीका मलेरिया के केस में कैसे इस्तेमाल हुआ। तो चलें अपनी तफ्तीश का पहला हिस्सा शुरू करते हैं और इस खुर्दबीनी मुजरिम की शनाख्त करते हैं। वही असल वजह जिसने इंसानियत को सदियों तक परेशान रखा। कई सदियों तक तो वही बुरी हवा वाली कहानी चलती रही। फिर टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, यानी माइक्रोस्कोप इजाद हुआ, और सन 1878 में एक फ्रांसीसी डॉक्टर लिवरॉन ने इसी माइक्रोस्कोप के जरिए पहली बार मलेरिया के एक मरीज के खून में कुछ छोटे छोटे हरकत करते हुए जानदार देखे। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी। इस दरियाफ्त के बुनियाद पे एक नया और बिल्कुल साफ मफरूज़ा बनाया गया। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। बुरी हवा वाले मुबहम नजरिए के बरअक्स ये एक ऐसा दावा था जिसे साइंसी तौर पर जांचा जा सकता था। तो इस मफरूज़े को जांचने के लिए एक सादा सा लेकिन बहुत शानदार तजुर्बा डिज़ाइन किया गया। साइंसदानों ने 2 ग्रुप बनाए। एक में 100 मलेरिया के मरीज थे और दूसरे में 100 बिल्कुल सेहतमंद लोग। ये दूसरा ग्रुप, जिसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, बेहद ज़रूरी था। इसी से तो मवाजना करके साबित होना था कि क्या ये जरासीम वाकई बीमारी की वजह है। नतीजा इतना वाज़ेह था कि सब हैरान रह गए। मलेरिया के हर एक मरीज के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि किसी भी सेहतमंद शख्स के खून में इसका नामो निशान तक नहीं था। ये एक फैसला कौन सबूत था। इस तजुर्बे के साथ ही तहकीक का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। उस नादीदा कातिल को अब एक नाम मिल चुका था, प्लाज्मोडियम। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कातिल को जानना काफ़ी नहीं था। तफ्तीशकारों को अब ये मालूम करना था कि ये मुजरिम यानी प्लाज्मोडियम एक शख्स से दूसरे शख्स तक आखिर पहुंचता कैसे है। इसकी फरार की सवारी क्या थी? सन 1883 में AFA किंग नामी एक मुहक्किक ने 20 अहम मुशाहिदात की एक लिस्ट बनाई। इनमें से 3 सबसे अहम थे। जो लोग खुली जगहों पर सोते थे उन्हें मलेरिया ज्यादा होता था। जो मच्छरदानी इस्तेमाल करते थे वो महफूज रहते थे, और जो धुएं के करीब सोते थे वो भी बीमारी से बच जाते थे। ये तमाम इशारे सिर्फ एक ही छोटे उड़ने वाले मुश्तबे की तरफ जा रहे थे। इन तमाम सुराखों को जोड़कर एक नया मफरूज़ा सामने आया। मच्छर प्लाज्मोडियम को एक से दूसरे में मुंतकिल करते हैं। अब इस मफरूज़े को भी साइंसी तौर पर साबित करने की ज़रूरत थी। अब जरा सोचें, एक मंतकी सवाल पैदा होता है। अगर मच्छर ही मुजरिम के साथी हैं, तो जब वो किसी मलेरिया के मरीज को काटें तो उनके जिस्म के अंदर क्या होना चाहिए? जाहिर है, प्लाज्मोडियम। यही वो नुक्ता था जिस पर ब्रितानवी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने अपनी तहकीक की बुनियाद रखी। 1880 की दहाई में बरतानवी फौज के एक डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने फैसला किया कि वो इस मुअम्मा को हमेशा के लिए हल करके रहेंगे। उन्होंने एक ऐसा तजुर्बा डिज़ाइन किया जो मच्छर और मलेरिया के ताल्लुक को हतमी तौर पर साबित कर सके। रास का तजर्बा बहुत जहानत भरा था। उन्होंने जुर्म का पूरा चक्कर मुकम्मल करके दिखाया।
انہوں نے پہلے ایک مچھر کو ملیریا والی چڑیا کو کاٹنے دیا، جس سے پلازموڈیم مچھر میں چلا گیا۔ پھر اسی متاثرہ مچھر سے ایک صحت مند چڑیا کو کٹوایا گیا۔ کچھ دنوں بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صحت مند چڑیا بھی ملیریا کا شکار ہو گئی۔ یہ سیدھا سیدھا ثبوت تھا کہ مچھر صرف ایک مشتبہ نہیں بلکہ بیماری پھیلانے والا اصل ذریعہ ہے۔ کیس حل ہونے کے بالکل قریب تھا۔ اس تجربے نے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پلازموڈیم کا ساتھی اور اس کی فرار کی سواری مچھر ہی ہے۔ 2000 سال پرانا کیس آخرکار بند ہو گیا۔ تو یہ کہانی صرف ملیریا کی نہیں ہے بلکہ اس طاقتور طریقہ کار کی ہے جس نے اس راز کو کھولا۔ آئیے اب مکمل تصویر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان اس بیماری سے اس وقت بھی لڑ رہا تھا جب اسے اس کی اصل وجہ معلوم ہی نہیں تھی۔ صدیوں سے سنکونا درخت کی چھال سے ملنے والی کوئنین بخار اور ملیریا کے علاج کے لیے استعمال ہوتی رہی تھی۔ اب ہم پورے چکر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب ایک مادہ اینوفیلیز مچھر کسی ملیریا کے مریض کو کاٹتا ہے تو وہ خون کے ساتھ پلازموڈیم بھی اپنے اندر لے جاتا ہے۔ یہ پلازموڈیم مچھر کے جسم میں اپنی تعداد بڑھاتا ہے اور پھر جب وہی مچھر کسی صحت مند انسان کو کاٹتا ہے تو یہ جراثیم اس کے خون میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ایک سادہ سا منطقی عمل۔ مشاہدہ کریں، ایک خیال پیش کریں، اسے جانچیں اور نتیجہ دیکھیں۔ اسی حیاتیاتی طریقہ کار نے ایک قدیم راز کو علم میں بدل دیا۔ یہ لا علمی پر منطق کی ایک بڑی فتح تھی۔ یہ طریقہ کار صرف ماضی کے رازوں کو کھلنے کے لیے نہیں ہے، یہ آج بھی کینسر سے لے کر موسمیاتی تبدیلی تک ہمارے دور کے سب سے بڑے چیلنجز کو سمجھنے اور حل کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کار اگلا کون سا بڑا معمہ حل کرے گا؟